गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय ग्रामर क्लास। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं के लिए भी ये बहुत ही एप्लीकेबल है और इसमें से एक क्वेश्चन तो बनता है, एक दो क्वेश्चन जरूर आता है। और न केवल आपके 10वीं और 12वीं क्लास के लिए, लेकिन जब तक आप अंग्रेजी की पढ़ाई करेंगे ये आपको काम आने वाला है, क्योंकि व्याकरण जो होता है वो किसी भी भाषा की रीढ़ होती है। और जब हम ग्रामर अच्छी तरह से हम हमारा पकड़ रहता है ग्रामर में, तो हम आगे की पढ़ाई में भी जो भी कंपटीशन की एग्जाम होगी, हम 12वीं क्लास कंप्लीट करने के बाद भी बहुत सारा हम कंपटीशन की तैयारी करेंगे, उसमें भी ये आपको काम आने वाला है अगर आप इसको अभी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो हम लोग जो वॉइस करने वाले हैं आज, ये दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पासिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पासिव वॉइस ये दो प्रकार का होता है। और इस एक्टिव वॉइस और पासिव वॉइस पढ़ने से पहले आपको टेंस अच्छी तरह से आना चाहिए। मैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का ये वीडियो मैं बना चुका हूँ मेरा यूट्यूब चैनल में, अगर आप नहीं देखे होंगे तो वहां से देख लीजिएगा। लेकिन एक्टिव वॉइस और पासिव वॉइस पढ़ने के लिए आपको जो नॉलेज होना चाहिए टेंस का, वो बहुत जरूरी है। और बगैर टेंस जाने थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। अगर आपको टेंस अच्छी तरह से पता है तो आप इसको आसानी से आप बना सकते हैं। तो हम देख लेते हैं, शुरुआत करते हैं वॉइस। तो मैंने जैसे कि पहले बताया, वॉइस जो है दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पासिव वॉइस। तो यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। Identify active and passive voice constructions. Explain the functions of active and passive voice. Use voice correctly. तो सबसे पहले तो व्हाट इज वॉइस। तो ये सबको उतना रटने की जरूरत नहीं है, आपको परीक्षा में सब परिभाषा भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम लोग एक तरह से थोड़ा सा जब वॉइस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा जान लेते हैं। वॉइस इज अ ग्रामेटिकल कैटेगरी दैट अप्लाइज टू द वर्ब इन अ सेंटेंस। तो ग्रामर का एक भाग है जो कि अधिकतर महत्व जो होता है वर्ब पर दिया जाता है। It shows the relationship between the doer of an action subject and the receiver of the action object. तो ये हमको संबंध बतलाता है, वॉइस जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब के माध्यम से हमारा संबंध बतलाता है। तो डूअर ऑफ एन एक्शन, तो कार्य करने वाला जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मतलब कोई भी व्यक्ति या चीज जिसको हम कर्ता बोलते हैं, तो वो क्या कर रहा है उसके बीच में, और उसके द्वारा किया गया काम को कौन प्राप्त कर रहा है, जिसको कि हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं, द एक्शन रिमेन्स द सेम। तो जो काम है वो वैसे ही रहता है, बट द फोकस चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट क्रॉस द लाइन। तो ये लाइन को पार मत करो। डायरेक्ट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट, मतलब ये बहुत ही पॉइंट पर है। यू मस्ट नॉट क्रॉस द लाइन, तो इसी को मतलब बोला गया है, आपको ये लाइन पार नहीं करना चाहिए। तो इससे भी तो क्या है, हमको उतना अधिक हमको इसको परिभाषा इत्यादि की उतना जरूरत नहीं है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस इन इंग्लिश। तो अंग्रेजी में जो है दो प्रकार के वॉइस होते हैं, एक तो एक्टिव वॉइस और दूसरा पासिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फोकसेस ऑन द सब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट में जो टेंस पढ़ाया हूं उसमें आपको पता होगा, तो सब्जेक्ट जो होता है फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकंड पर्सन में यू, प्लूरल यू, और थर्ड पर्सन में ही सी इट, और प्लूरल में दे होता है। तो वो क्या है, सब्जेक्ट है। तो मेन फोकस जो रहता है एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट कर्ता पर रहता है, और ये डायरेक्ट होता है। अनएम्बिगुअस, एम्बिगुअस का अर्थ होता है अस्पष्ट, लेकिन अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस का अर्थ होता है एक्टिव वॉइस में पूरा स्पष्ट होता है, हमको मतलब अस्पष्टता जैसी कोई बात नहीं रहती है। इजी टू अंडरस्टैंड, एक्टिव वॉइस में हम आसानी से हम समझ सकते हैं। यूजफुल इन डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गिविंग ऑर्डर्स। तो ये बहुत ही उपयोगी है क्या, किसी को जिम्मेदारी देने में, आदेश देने में, टू एन इंडिविजुअल, के व्यक्ति को, और टू ए स्मॉल ग्रुप, या तो छोटे समूह को जब हम आज्ञा देते हैं तो सीधे हम लोग प्रयोग करते हैं क्या, एक्टिव वॉइस का ही प्रयोग किया जाता है। यूजिंग एक्टिव वॉइस मेक्स मीनिंग क्लियर फॉर द रीडर्स। तो हम जब
एक्टिव वॉइस में कुछ भी हम बोलते हैं या तो किसी को हम अपना संदेश देना चाहते हैं तो उसका अर्थ को ये बहुत ही स्पष्ट बना देता है फॉर द रीडर्स, पढ़ने वालों के लिए, लिसनर्स, सुनने वालों के लिए, एंड कीप्स द सेंटेंस फ्रॉम बीइंग कॉम्प्लिकेटेड एंड वर्डी। और हमारे जो शब्द है, वाक्य है, उसको बहुत जटिल बनाने से वो उसको रोक देता है। तो पासिव वॉइस में कुछ मुख्य जो पासिव वॉइस का आप देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस हमने देख लिया, तो पासिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट इज अननोन। कई बार हमको इसमें जो कर्ता होता है वो बहुत लोप, इसका विलोप कर दिया जाता है। कई बार पता नहीं रहता है कि कौन सब्जेक्ट है या डूअर कौन है, करने वाला कौन है, वो इसमें लॉक कर दिया जाता है, मिटा दिया जाता है। इनडायरेक्ट, अम्बिगुअस, अम्बिगुअस मतलब इसमें अस्पष्टता होती है, अनक्लियर, वही बात है अनक्लियर भी। यूसेज, तो प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? When the subject is unknown, जब हमको पता नहीं चलता है कि इसका एजेंट कौन है या इसको करने वाला कौन है, तो हम प्राय पासिव वॉइस में ही वाक्य का प्रयोग करते हैं। कौन चोरी किया, हमको पता नहीं होता है ना, कौन चोरी किया, उस हमको पता नहीं होता है कि चोरी करने वाला कौन है, तो हम पासिव वॉइस में उस वाक्य को हम बताते हैं। अनइम्पोर्टेंट एंड ऑब्वियस, ये उतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। एंड ऑब्वियस, ऑब्वियस मतलब उतना स्पष्ट भी नहीं है। टू मेक पोलाइट स्टेटमेंट, तो कुछ नैतिकता की बातें करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एंड इज यूज्ड फॉर जनरल अनाउंसमेंट, और साधारण घोषणा करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन एयरपोर्ट्स, जैसे कि एयरपोर्ट इत्यादि में अगर आप गए होंगे तो रेलवे स्टेशन सब में इसका प्रयोग किया जाता है, रेलवे स्टेशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। रिस्क ऑफ साउंडिंग बोस्टफुल, व्हेन द एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द एजेंट, तो जब काम, एक्शन, जो कार्य हुआ है, वो अधिक महत्व होता है किसकी तुलना में? सब्जेक्ट की तुलना में हम उसको अधिक महत्व देते हैं, एक्शन को, जो कार्य हुआ है उसको, तब इसका प्रयोग किया जाता है। तो इतना अधिक हमको मतलब इसको कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझ रहना चाहिए। ये हम आगे देख लेते हैं। We don't mention the agent in passive voice when, तो passive voice एक्टिव से जब passive voice बनाते हैं तो सब्जेक्ट को कहाँ कहाँ पर हम लोग नहीं बताते हैं, कहाँ कहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है। पहला, कब हम एजेंट्स को, एजेंट का अर्थ है जो काम करने वाला होता है, उसको कब नहीं दिखाते हैं या उसको कब हम लोग नहीं बताते हैं या नहीं लिखते हैं सेंटेंस में। तो यहाँ तीन चार चार बिंदु है कब कब प्रयोग नहीं किया जाता है सब्जेक्ट का। इफ वी डोंट नो हु हैज डन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर हम लोगों को पता नहीं है कि कौन किया है और जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग वहां नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ आवर, उदाहरण के लिए, आवर कार वॉज स्टॉलन लास्ट नाइट, तो हमारा जो कार था पिछले सप्ताह क्या हो गया? चोरी हो गया। आवर कार वॉज स्टॉलन लास्ट नाइट। लेकिन कौन चोरी किया, चोरी करने वाला कौन है, ये पता नहीं है। वी डोंट नो हु स्टोल इट, है ना, चोरी करने वाला कौन है, हम लोग पता नहीं, हमको पता नहीं रहता है। और इसीलिए पासिव वॉइस में जब ऐसा लिखते हैं तो वहां पर क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट का क्या हो गया है, एजेंट का क्या हो गया है, लोप हो गया है, इसके द्वारा चोरी किया गया उसको हम लोग नहीं लिखे हैं। दूसरा, कब नहीं लिखते हैं फिर? इफ वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हु हैज डन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट और इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू मेंशन इट, उस स्थिति में भी एजेंट का प्रयोग या सब्जेक्ट का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं जब हम लोगों को कोई रुचि ना हो, उसके व्यक्ति जो किया है उसके ऊपर कोई रुचि ना हो। इन होम, इन हु हैज डन मतलब जो व्यक्ति किया है उसके ऊपर हमारा कोई रुचि ना हो। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, जो हम लोग बात कर रहे हैं, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू मेंशन इट, और जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का यहाँ पर मेंशन करना या उसको बताना बहुत जरूरी नहीं होता है, तब भी एजेंट या सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे he has been taken to the hospital, तो वह उसको कहाँ लिया गया? हॉस्पिटल लिया गया, लेकिन किसके द्वारा लिया गया ये बात यहाँ पर हम लोग नहीं बता रहे। इम्पोर्टेंट क्या है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन कौन लिया यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है कि कौन लिया है ना, लेकिन वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो बहुत हो सकता है वो बहुत सीरियस अवस्था में होगा या तो उसकी जान भी जा सकती है। तो सबसे जो महत्व की बात है वो हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन किसके द्वारा पहुंचाया गया वो सेकेंडरी है। प्राथमिकता क्या है कि वो हॉस्पिटल पहुंच गया है। व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन इज द फैक्ट,
कि हमको सच्चाई पर हम लोग को रुचि रुचि रखते हैं, दैट ही हैज टेकन टू दिस हॉस्पिटल, कि उसको हॉस्पिटल लिया गया है, एंड नॉट हु हैज टेकन हिम, और कौन उसको लिया है उस पर हम लोग यहाँ रुचि नहीं रखते हैं। तीसरा, इफ इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, जब ये आसान हो जाता है, हु डिड समथिंग, कि किसने किया है इसको, विदाउट इट बीइंग मेंशन, अगर हम लोग उसका उसको वाक्य में लिखते भी नहीं है लेकिन हमको आसानी से समझ में आ जाता है कि ये काम किसका है, तब भी हम एजेंट का प्रयोग या तो सब्जेक्ट का प्रयोग वहां नहीं करते। उदाहरण के लिए, द मर्डरर वॉज अरेस्टेड लास्ट नाइट, तो हत्यारा पिछले रात को गिरफ्तार हो गया। मर्डरर, मर्डरर का अर्थ है हत्यारा पिछले रात को क्या हो गया, गिरफ्तार हो गया। इट इज नॉट नेसेसरी टू मेंशन दैट ही हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि उसका गिरफ्तार किसके द्वारा किया, पुलिस ही न करेगी, लेकिन यहाँ पर हमको पहले से ही पता है कि गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार शब्द से हमको पता चल गया कि पुलिस ने गिरफ्तार की, तो हमको वो गिरफ्तार किया गया पुलिस के द्वारा ऐसा बताने की या लिखने की जरूरत नहीं है। चौथा, if the subject of the active voice sentence is something like somebody, people, they, you, etc., तो अगर जो एजेंट है या तो सब्जेक्ट है उसमें क्या लिखा हुआ होगा, somebody लिखा होगा, people लिखा होगा, they, you ऐसा लिखा हुआ होगा, तो हमको उस समय भी एजेंट या सब्जेक्ट को हमको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि someone broke the window, तो ये है एक्टिव वॉइस है ना, someone broke the window, और इसको हम पासिव वॉइस में बदल रहे हैं, the window was broken by someone नहीं लिखेंगे, है ना, the window was broken पर्याप्त है, by someone क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है किसने तोड़ा, किसी ने तोड़ा, लेकिन by someone नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ इतना ही लिखेंगे कि खिड़की टूट गया, लेकिन किसने तोड़ा हमको पता नहीं है ना। इस तरह का शब्द आता है, मान लो somebody आता है, जैसे कि यहाँ someone आया है, somebody आया है, इस तरह का शब्द आता है, या लोग पीपल ये शब्द आता है पीपल, तो हम अगर पासिव वॉइस बनाते हैं तो इसको छोड़ देते हैं। तो हम आगे देखते हैं एक्टिव वॉइस एंड पासिव वॉइस इन डिफरेंट टेंसेस। तो मैं हालांकि इसको टेंस के आधार पर ही पढ़ाता हूं मैं यहाँ, लेकिन मैं इसको पूरा जो क्रम में है उस तरह का मैं नहीं बनाया हूँ। जिस क्रम में मैं पहले पढ़ाया करता हूँ उस क्रम में नहीं बनाया हूँ, लेकिन आशा करता हूँ कि आपको इससे भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ देखते हैं हम लोग सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में देख लेते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो चारों भाग में अगर हम वाक्य बनाते तो आसान हो जाता। तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है वैसे, तो यहाँ सबसे पहले वाक्य देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इससे पहले एक्टिव वॉइस को पासिव वॉइस में बनाने से पहले, बदलने से पहले, आपको 2-3 चीजों का जो हम आपको बहुत जरूरी है, 2-3 चीजों को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको पासिव वॉइस में बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को जानना बहुत जरूरी है। पहला सब्जेक्ट, एस लिख दे रहा हूं मैं, एस, फिर प्लस वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को जानना बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्ट को जानना। तो ये पहला है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आपको पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप उसको नहीं बना पाएंगे, पासिव वॉइस में बदली नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरा में आता है टेंस। दूसरा में जो आता है आपको टेंस को पहचानना जरूरी है, कि जो वाक्य बना हुआ है वो कौन सा टेंस का है ना, जो वाक्य बना हुआ है वो कौन सा टेंस का है उसको आपको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप फिर पासिव वॉइस आपसे नहीं बन पाएगा। तो ये टेंस, तो पहला तो है आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानना है, फिर दूसरा है टेंस को पहचान करना है। तो ये जो 2 बातें हैं आपको अच्छे से याद करना है। तो यहाँ पर पहले देखते हैं, तो पहला रूल क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखते हैं, ये जो ही है, ही क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ राइट्स जो कि लाल में लिखा हुआ है, ये क्या है, वर्ब है, और द लेटर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट, यहाँ हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो हमको पता हो गया कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है और कौन ऑब्जेक्ट है। तो जब हम पासिव वॉइस में बदलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को
जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या बना देते हैं, इधर सब्जेक्ट बना देते हैं, पासिव वॉइस में बदली करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो सब ऑब्जेक्ट है ना एक्टिव वॉइस में, इस एक्टिव वॉइस में यहाँ आप देख पा रहे हो द लेटर्स ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग यहाँ पासिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिए हैं। देखो ये क्या बन गया है, सब्जेक्ट बन गया है। पासिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ द लेटर्स ऑब्जेक्ट था, पासिव वॉइस में उसको सब्जेक्ट बना दिए। फिर अगला क्या है, सब्जेक्ट बना दिए। फिर उसके बाद में तीसरा बात आपको याद करना है, तो पहले तो क्या आपको टेंस बोला था, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तो हमको पता हो गया, ही क्या है सब्जेक्ट है, राइट्स क्या है वर्ब है, और द लेटर्स क्या है ऑब्जेक्ट है। तो ये हम लोग पहचान कर लिए। दूसरा स्टेप हमारा है टेंस। तो यहाँ ही राइट्स द लेटर्स, ही राइट्स द लेटर्स, जो कि यहाँ बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं एस जुड़ा हुआ है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस के थर्ड फॉर्म में, थर्ड पर्सन में ही सी इट के साथ मुख्य क्रिया में क्या जोड़ा जाता है, एस जोड़ा जाता है। मतलब ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हमको पहचान में आ गया। अब हम लोग इसको ऑब्जेक्ट को क्या बना दिए, यहाँ सब्जेक्ट बना दिए। फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगा उससे अगला टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद में जो टेंस आता है वो क्या है, सार भाग में से सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद अगला टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आता है, जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज अम आर होता है। तीन हेल्पिंग वर्ब होता है, सहायक क्रिया क्या है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, इज अम आर, इज होता है, फिर अम होता है, और आर होता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो यहाँ बताया गया है सब्जेक्ट, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा और उसके अगला टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद में जो टेंस आएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, तो उसमें का हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज, इज आर लगेगा, है ना, इज आर यहाँ पर लगाए हैं हम लोग। उसके बाद में क्या लगेगा, पास्ट पार्टिसिपल, मतलब क्रिया का तीसरा रूप, क्रिया का तीसरा रूप लगेगा, क्रिया का तीसरा रूप लगेगा, पास्ट पार्टिसिपल मतलब क्रिया का तीसरा रूप। तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम लोग देखो द लेटर्स ऑब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट बना दिए द लेटर्स। फिर क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है ना, ये लेटर्स क्या है प्लूरल है, यहाँ पर आर एस एस लगा हुआ है, मतलब वो एक बहुवचन है। अगर यहाँ पर सिंगुलर रहता तो द लेटर इज होता, द लेटर इज रिटन बाय, द लेटर इज रिटन बाय हिम होता, है ना, द लेटर इज रिटन बाय हिम होता। लेकिन यहाँ पर चूंकि एस लगा हुआ है, प्लूरल है, और इसीलिए इसको हम लोग प्लूरल का सहायक क्रिया लगाए हैं, लेटर्स आर रिटन बाय हिम। तो यहाँ ही का जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट में बदली करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो सब्जेक्ट था लेकिन ये सब्जेक्ट क्या में बदल गया, ऑब्जेक्ट में बदल गया। तो यहाँ अर्थ अगर हम लोग देखेंगे, ही राइट्स द लेटर, वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, इसका हिंदी अनुवाद है, लेकिन इसी को हम लोग यहाँ पासिव वॉइस में अनुवाद करेंगे तो उस पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, पत्र उसके द्वारा, हिम, हिम मतलब पत्र जो है उसके द्वारा लिखा जाता है। तो ये स्पष्ट हो गया होगा आपको। हम तब आगे हम देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसको मिटा लेते हैं जो भी हो, अगला उसमें का हम देख लेते हैं। एक मिनट, अगला अगला हम देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस, ही रोट द लेटर्स, ही रोट द लेटर्स। तो पहला स्टेप में क्या बताया था, यहाँ पहला स्टेप बताया था, पहले तो क्या होता है, हमको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का हमको प्रयोग करना होता है। यहाँ हो गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को हमको पहचानना है। इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट है, ही है सब्जेक्ट, रोट है क्या वर्ब है, द लेटर्स क्या है ऑब्जेक्ट है। के बाद में हमको टेंस को पहचानना है। दूसरा दूसरा पॉइंट हमको क्या करना है, टेंस को पहचानना है। तो यहाँ देखो टेंस, यहाँ पर तो राइट्स था, लेकिन यह क्रिया का ये दूसरा रूप है। क्रिया का दूसरा रूप कौन सा टेंस में होता है, क्रिया का दूसरा रूप
सिंपल पास्ट टेंस में होता है। सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग क्रिया का दूसरा रूप लिखते हैं। तो हमको टेंस, इसीलिए मैं बोला टेंस हमको अच्छी तरह से जानना जरूरी है। तो सिंपल पास्ट टेंस आ गया। तो सिंपल पास्ट टेंस के बाद में जो टेंस आता है वो क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरे, आपके इधर सबसे दाहिनी ओर वाज और वेयर। तो ये दो सहायक क्रिया प्रयोग किया जाता है। वाज और वेयर प्रयोग किया जाता है कहाँ? सिंपल पास्ट, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो उसका हमेशा याद रखना कि अगला टेंस, ये नियम लागू होता है, उसका अगला टेंस का हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस था तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाए am is are। और यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है तो उससे अगला टेंस क्या आता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसका हेल्पिंग वर्ब was या were लगेगा। तो was और were कब लगेगा? सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट है द लेटर्स। द लेटर्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो पासिव वॉइस में हम इसको क्या बना दिए? फिर से सब्जेक्ट बना दिए। पासिव वॉइस में आया तो सब्जेक्ट बन गया। फिर क्योंकि ये लेटर्स है, यहाँ पर अगर प्लूरल नहीं होता, एस नहीं होता तो यहाँ क्या लिखते? वॉज लिखते। लेकिन यहाँ पर प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए हम लोग क्या लिखे हैं? वेयर लिखे हैं। फिर क्रिया का तीसरा रूप, पासिव वॉइस में हमेशा क्रिया का तीसरा रूप लिखा जाता है। बाय, ही का तो ही हो जाएगा हिम। तो यहाँ वह पत्र लिखता था, पत्र उसके द्वारा लिखा जाता था। इस तरह से आपके स्ट्रक्चर भी आप देख लिए। फिर आगे देखते हैं, he is writing the letters। तो अभी तो दोनों हम लोग क्या देखे? सिंपल है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस देखे, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस था और ये भी सिंपल पास्ट टेंस था। अगला है he is writing the letters, तो वह पत्र लिख रहा है। तो सबसे पहले तो हमको, मैंने वही कहा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो आपको बहुत अभी तो बहुत परिचित हो गए। ये सब्जेक्ट है ही, इज राइटिंग क्या है? ये वर्ब है। इज राइटिंग, इज भी शामिल होगा क्योंकि वो क्या है? सहायक क्रिया है। इज राइटिंग वर्ब है, इसलिए मैं लाल से इसको कर दिया हूँ। लेटर्स, लेटर्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग पहला काम तो कर लिए, हम लोग सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का पहचान कर लिए। अगला काम हमको करना है टेंस की पहचान करना है। तो टेंस क्या है? ही इज राइटिंग द लेटर्स, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें अपवाद है, इसका अगला टेंस का हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं लागू करेंगे हम लोग। कंटिन्यूअस टेंस जब भी आएगा उसके अगले टेंस का हेल्पिंग वर्ब हम लोग कभी प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना होगा हमको, जब इसको हम पासिव वॉइस में बदली करेंगे तो क्या लिखेंगे? बीइंग, बी ई आई एन जी यहाँ पर लिखा हुआ है ना, बीइंग, ये इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। बीइंग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो वही नियम लागू होगा। द लेटर्स ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हम लोग उसको सब्जेक्ट बना दिए। यहाँ द लेटर्स सब्जेक्ट बन गया, द लेटर्स। उसके बाद में यहाँ तो लेटर्स क्या है? प्लूरल है। यहाँ तो ही के साथ इज लगा था, लेकिन लेटर्स क्या है? लेटर्स आने से यहाँ प्लूरल है, इसलिए आर हो गया। अगर लेटर रहने से इज होता है, लेटर इज होता है, लेकिन लेटर्स आर, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगा दिए? हेल्पिंग वर्ब आर लगा दिए। तो यहाँ पर दोनों लगा सकते हैं, इज और आर भी, लेकिन इस सब्जेक्ट पर निर्भर करेगा। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का प्रयोग होगा, और अगर ये प्लूरल है तो यहाँ आर का प्रयोग होगा। तो द लेटर्स आर। फिर यहाँ देखो बीइंग, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा रहे हैं? बीइंग। तो हमेशा एक कंटिन्यूअस टेंस में आपके कान में स्ट्राइक होना चाहिए, जब कभी कंटिन्यूअस शब्द सुनाई देता है, कंटिन्यूअस शब्द सुनाई दे रहा है, तो वहां पर क्या लगेगा? पासिव वॉइस बनाएंगे तो आई बीइंग लगेगा, है ना, बीइंग लगेगा। बीइंग के बाद रिटर्न। तो इसका हिंदी में अनुवाद करके देखते हैं कि इस राइटिंग द लेटर्स, वह पत्र लिख रहा है। यहाँ पर पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा है, पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा है। ये तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब अगला देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ही वॉज राइटिंग द लेटर्स। यहाँ तो मैं टेंस पहले ही बता दिया, लेकिन सबसे पहले हमको इसमें भी क्या है? सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट तो ही है, और वॉज राइटिंग क्या है? वर्ब है, और द लेटर्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढ लिए। अगला हमारा कदम है टेंस का पहचान करना। तो यहाँ टेंस कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ही वाज राइटिंग द लेटर्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है।
और इसीलिए इसमें कंटिन्यूअस आपके कान में स्ट्राइक होना चाहिए। बोला कंटिन्यूअस शब्द सुनाई देता है तो आपको आंख मूंद करके वहां पर उसका अगला टेंस का वर्ब ये सहायक क्रिया लागू नहीं होगा, लेकिन बीइंग कंटिन्यूअस टेंस आ गया मतलब बीइंग लागू होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग बीइंग लिखेंगे। तो वॉज और वेयर तो रहेगा ही। जैसे कि यहाँ द लेटर्स को हम लोग यहाँ क्या बना दिए, सब्जेक्ट बना दिए। द लेटर्स यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिए उसको। उसके बाद में लेटर्स चूंकि बहुवचन है इसीलिए वहां वेयर आ गया। कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए क्या लिख दिए यहाँ, बीइंग लिख दिए। कंटिन्यूअस टेंस यहाँ बीइंग लिख दिए। और हमेशा क्रिया का तीसरा रूप राइट रोट रिटन, राइट रोट रिटन बाय हिम, ही का ऑब्जेक्ट जो होता है वो हिम होता है, तो यहाँ लिख दिए। तो यहाँ अनुवाद इसको फिर देख लेते हैं। यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद है ना द लेटर्स क्या हो गया, यहाँ सब्जेक्ट हो गया। फिर वेयर बीइंग, वॉज बीइंग यहाँ एक छूट गया, वॉज और वेयर दोनों लगेगा, यहाँ फिर से वॉज भी होना था, है ना। तो सब्जेक्ट के अनुसार वॉज और वेयर का प्रयोग करते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर रहता तो यहाँ पर वॉज होता, क्योंकि द लेटर्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है और इसीलिए वेयर का प्रयोग किए हैं। तो यहाँ पर इसका अनुवाद करके देखते हैं। ही वॉज राइटिंग द लेटर्स, वह पत्र लिख रहा था, पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा था, पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा था। तो ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग फ्यूचर, सॉरी मैं पहले ही बता दिया। तो यहाँ पर अगला सेंटेंस को देखते हैं। ही विल राइट द लेटर्स, ही विल राइट द लेटर्स। तो हमारा पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट ढूंढना है, उसके बाद में वर्ब ढूंढना है, वर्ब तो मिल गया विल राइट। फिर लेटर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ही विल राइट द लेटर्स। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढ लिए। फिर अगला स्टेप जो है हमारा टेंस की पहचान करना है। तो ये टेंस कौन सा है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग हैं, उसमें पहला भाग है सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो ही विल राइट द लेटर्स, है ना, ही विल राइट द लेटर्स। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस शब्द नहीं आया है ना, आपको कंटिन्यूअस शब्द तो सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब इसमें वो नियम फॉलो होगा। इसके अगला टेंस, मतलब इस टेंस के बाद कौन सा टेंस आएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आएगा ना। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है उसको याद करना पड़ेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी का प्रयोग किया जाता है ना, शैल बी और विल बी का प्रयोग। तो यहाँ पर केवल विल बी लिखा हुआ है, तो यहाँ शैल बी और विल बी भी दोनों का प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट के अनुसार ये भी बदली होगा, है ना, सब्जेक्ट के अनुसार ये भी बदली होगा, लेकिन अधिकतर तो विल बी थर्ड पर्सन में होता है तो अधिकतर विल बी का ही प्रयोग होगा। तो यहाँ पर फिर से द लेटर्स को हम लोग क्या बना दिए, यहाँ सब्जेक्ट बना दिए। और उसके बाद में विल बी, देखो क्योंकि लेटर्स है, बहुवचन है, बहुवचन के साथ हमेशा क्या होगा, विल बी का प्रयोग। फिर क्रिया का तीसरा रूप रिटन बाय हिम। तो इसका एक बार अनुवाद करके देखते हैं। ही विल राइट द लेटर्स, वह पत्र लिखेगा, वह पत्र लिखेगा, फ्यूचर सिंपल टेंस है। फिर पत्र उसके द्वारा लिखा जाएगा, पत्र उसके द्वारा लिखा जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग देख लेते हैं नीचे का भाग को, एक मिनट। तो आपको उतना समझ में आ गया होगा, यहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग, ही विल राइट द लेटर्स, है ना, ही विल राइट द लेटर्स। अगला देखते हैं, ही इज गोइंग टू राइट द लेटर्स, ही इज गोइंग टू राइट द लेटर्स। तो आप बोलोगे कि इसमें भी हम लोग, हमारा जो पहला स्टेप है क्या है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। तो यहां से लेकर के इज गोइंग टू क्या है, वर्ब है, इज गोइंग टू, यहाँ इज का रेड कलर छूट गया है, तो इज गोइंग टू वो वर्ब है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, इज गोइंग टू राइट वहां तक है ना, इज गोइंग टू राइट वहां तक क्या है, वर्ब है। द लेटर्स यहाँ तक वर्ब हो जाएगा, राइट भी वर्ब है, इज गोइंग टू राइट यहाँ तक वर्ब हो जाएगा। द लेटर्स, लेटर्स क्या है, द लेटर्स ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढ लिए हम लोग, लेकिन इसके बाद जो अगला स्टेप था वो मैंने कहा था कि हमको टेंस पहचानना है। तो ये टेंस कौन सा है, जो हमने टेंस पढ़ा है उसमें तो कहीं नहीं आता है, आप लोग बोलोगे, लेकिन ये कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही भाग है ना।
मतलब सिंपल तो नहीं, लेकिन प्रेजेंट टेंस कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। तो प्रेजेंट टेंस का ही ये भाग है गोइंग टू। तो इसको कैसे बनाना है हमको, जहां पर भी इस तरह का टू आता है ना, टू आता है, यहाँ पर टू आया है, तो टू के पहले, मतलब टू के पहले नहीं, टू के बाद में केवल हमको क्या लगा देना है, बी लगा देना है, बी लगा देना है, बाकी तो इससे ही हो जाएगा। तो यहाँ पर द लेटर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ उसको सब्जेक्ट बना दिए, द लेटर्स यहाँ सब्जेक्ट बना दिए यहाँ। फिर लेटर्स यहाँ पर इज था, क्योंकि ही सब्जेक्ट है, ही के साथ इज ही आता, लेकिन यहाँ पर द लेटर्स बहुवचन हो गया सब्जेक्ट, और इसीलिए आर हो गया। फिर वैसे ही गोइंग टू लिख दिए, फिर टू के बाद में क्या बोला था, बी का प्रयोग होगा, टू बी। फिर रिटर्न, द लेटर्स आर गोइंग टू बी रिटर्न, किसके द्वारा लिखा जाएगा, बाय हिम, तो यहाँ बाय लिख सकते हो, के द्वारा पत्र लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। तो ये प्रेजेंट टेंस का भाग है, लेकिन ये मतलब दर्शाता है क्या को, फ्यूचर टेंस के भाग को ही दर्शाता है कि वो लिखने जा रहा है ना, लिखने जा रहा है, मतलब प्रेजेंट टेंस है, लेकिन उसको प्रयोग जो है भविष्य के लिए किया जाता है, भविष्य के कार्यों के लिए ही किया जाता है। लेटर्स आर गोइंग टू बी रिटन, मतलब पत्र लिखा जा रहा है, किसके द्वारा, पत्र लिखा जा रहा है, अभी किसके द्वारा लिखा जा रहा है, उसके द्वारा ही, मतलब उसके द्वारा। तो यहाँ सब्जेक्ट, फिर वर्ब, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, तो ये वर्ब आर गोइंग टू बी है ना, आर गोइंग टू बी, और क्रिया का तीसरा रूप, गोइंग टू बी, फिर क्रिया का तीसरा रूप। फिर आगे देखते हैं, he has written the letters, he has written the letters, वह पत्र लिख चुका है। तो पहला स्टेप, जैसे कि मैंने बताया था, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो ही यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हैज रिटन क्या है, हैज रिटन जो है वो वर्ब हो गया, द लेटर्स ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढ लिए। फिर उसके बाद जो अगला स्टेप है वो टेंस की पहचान करना है। तो टेंस की पहचान, तो कौन सा टेंस है, तो ही हैज रिटन द लेटर्स, मतलब वह पत्र लिख चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें कि सहायक क्रिया हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है, हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका कंटिन्यूअस टेंस इसमें सुनाई नहीं दिया आपके काम को, है ना, कंटिन्यूअस टेंस सुनाई नहीं दिया, मतलब इसमें अगला टेंस का हेल्पिंग वर्ब लागू होगा, इसके बाद में जो टेंस आएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद कौन सा टेंस आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज बीन और हैव बीन है, हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग इसके साथ किया जाएगा, है ना। तो उसी तरह से हमको पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको बदली करेंगे पासिव वॉइस में, तो जो द लेटर्स ऑब्जेक्ट है वो क्या बना दिए, सब्जेक्ट बना दिए, लेटर्स क्या हो गया, सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद में हैज बीन, तो यहाँ लेटर्स बहुवचन है इसलिए हैज बीन नहीं लगेगा, सिंगुलर रहने से, केवल लेटर रहने से हैज बीन लगता, लेकिन लेटर्स है, लेटर्स है, और इसीलिए इसका हम लोग हैव बीन का प्रयोग करेंगे। हैव बीन के बाद क्रिया का तीसरा रूप रिटर्न, फिर बाय, बाय के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, बाय हिम, ही का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। तो यहाँ देख लो आप, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हैव हैज, फिर बीन, फिर पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, मतलब क्रिया का तीसरा रूप लगाते हैं हम लोग। तो इस तरह से ये बन गया। फिर आगे देखते हैं पास्ट पर, सॉरी, अगला टेंस को देखते हैं क्या है ये, he had written the letters, he had written the letters, तो यहाँ फिर से सब्जेक्ट ही है, had written verb है, the letters ऑब्जेक्ट है। जब इसको पासिव वॉइस में बदली करेंगे तो द लेटर्स क्या हो जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट हो गया, द लेटर्स सब्जेक्ट बन गया, यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है लेकिन यहाँ सब्जेक्ट बन गया, द लेटर्स पासिव वॉइस में। उसके बाद में टेंस पहचानना है हमको, टेंस कौन सा टेंस है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो पहचान लिए, तो अगला स्टेप जो है टेंस, तो ये टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड केवल सहायक क्रिया हैड लगता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। और कंटिन्यूअस का यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है ना, कंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस लगता तो हम लोग बीइंग लगाते, तो कंटिन्यूअस शब्द हमारे कान में सुनाई नहीं दे रहा है यहाँ, तो उसका मतलब है कि इसके बाद जो आने वाला टेंस है उसका सहायक क्रिया लगेगा। तो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद जो
टेंस आएगा वो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है तो उसी का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो उसमें केवल हैड बीन ही लगेगा। हैड बीन पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर द लेटर्स को हम लोग सब्जेक्ट बना दिए। फिर देखो हैड बीन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक क्या है, सहायक क्रिया है। रिटन बाय हिम, ये ही जो क्या बन गया यहाँ, ऑब्जेक्ट उसका हिम बन गया। तो सब शुरू में हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैड बीन, और उसके बाद में क्रिया का तीसरा रूप। तो ये तो हो गया। फिर आगे हम देखते हैं टू इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव इस तरह का भी वाक्य आता है, ही हैज टू राइट द लेटर्स। तो अगर इसका अनुवाद करेंगे हैज टू, है ना, he has written, वो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। he has written, अगर टू को हटा देते तो he has written the letters, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाता, लेकिन has और written के बीच में टू आ गया तो टू राइट हो गया। he has to write the letters, मतलब उसको पत्र लिखना पड़ेगा, या तो उसको पत्र लिखना है। he has to write the letters, मतलब उसको पत्र लिखना है, वो नहीं लिखा है लेकिन उसको पत्र लिखना है। he has to write the letters। तो यहाँ आप देखो इसको टू इन्फिनिटिव, टू के बाद जो भी वर्ब आता है उसको इन्फिनिटिव कहा जाता है ना। तो यहाँ पर इन्फिनिटिव है। तो इस तरह के वाक्य को कैसे हम लोग पासिव वॉइस में बदलते हैं, तो मैंने पहले भी कहीं पर बताया था, यहाँ गोइंग टू, टू के बाद क्या लगाना पड़ेगा, बी लगाना पड़ेगा, है ना, बी लगाना पड़ेगा, उतना ही काम है। बाकी इसी तरह से बदली करना पड़ेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिए, द लेटर्स, है ना, द लेटर्स। तो कि यहाँ पर हैज था, यहाँ पर ये लेटर्स क्या है, प्लूरल है, इसलिए हैज नहीं लगाएंगे लेकिन हैव। फिर टू, देखो टू के बाद क्या लगाएंगे बोला मैं, टू के बाद बी लगाएंगे, टू बी रिटन, मतलब इसका हिंदी में अनुवाद हो गया, पत्र उसके द्वारा लिखा जाएगा। द लेटर्स हैव टू बी रिटन बाय हिम, पत्र उसके द्वारा लिखा जाएगा। फिर आगे देखो मोडाल्स, जैसे कि मस्ट हो गया, विल हो गया, सल हो गया, शुड हो गया, मे हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, माइट हो गया, ये सबको क्या कहा जाता है, मोडाल्स कहा जाता है। तो मैं अगर अलग से आप लोगों को पढ़ा दूंगा मोडाल्स के विषय में। तो ही मस्ट राइट द लेटर्स, ही मस्ट राइट लेटर्स, उसको पत्र लिखना चाहिए। ही मस्ट राइट द लेटर्स, एक जो वर्ब है मस्ट है, ये जो मस्ट है क्या है, मोडाल है ना, हेल्पिंग वर्ब ही है लेकिन इसको बोला जाता है मोडाल बोला जाता है। तो यहाँ सबसे पहले ही क्या है, सब्जेक्ट है। फिर राइट क्या है, मस्ट राइट वर्ब है। फिर द लेटर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो टेंस सामने बोला गया था, तो टेंस इसमें तो उस तरह का अगला टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो लागू नहीं होगा, मोडाल्स में लागू नहीं होगा, और यहाँ पर भी वो लागू नहीं होगा नियम। तो यहाँ देखते हैं हम लोग द लेटर्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, यहाँ उसको क्या बना दिए, सब्जेक्ट बना दिए, द लेटर्स। फिर मस्ट बी, मस्ट के बाद यहाँ पर भी क्या लगेगा, बी लगेगा, लेटर मस्ट बी रिटन बाय हिम, सब्जेक्ट मस्ट, सब्जेक्ट के बाद में मस्ट, मस्ट के बाद में बी, फिर क्रिया का तीसरा रूप। तो इतना अभी तक तो आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा, आपने ध्यान दिया होगा यहाँ प्रेजेंट टेंस में एक चीज विलोपित है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग पासिव वॉइस नहीं बनाए है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, आई हैव बीन या तो ही हैज बीन राइटिंग द लेटर्स, उस तरह का वाक्य बनता। तो बहुत लोग तो जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य जो है अधिकतर हम जो बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उसमें प्रयोग नहीं होता है। प्रयोग मतलब नहीं के बराबर होता है। इसका पासिव वॉइस बनेगा, नहीं बनेगा बोलेंगे तो गलत है ना, पासिव वॉइस बनेगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पासिव वॉइस उसका नहीं बनता है, वो गलत है, गलत हो जाएगा। पासिव वॉइस बनता है लेकिन उसका जो शब्द का स्ट्रक्चर का यूज बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है, प्रयोग प्रयोग नहीं होता है, इसलिए उसका प्रयोग अधिकतर हम लोग नहीं करते हैं। अगर बनाना होगा तो क्या होगा, इसमें बीइंग कंटिन्यूअस शब्द है ना, आपको कान में सुनाई दे रहा है कंटिन्यूअस, तो आपको बीइंग लगाना पड़ेगा। कहाँ पर बीइंग लगाना पड़ेगा, he has been, he has been being हो जाएगा, है ना, he has been के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद being लगाना पड़ेगा और क्रिया का तीसरा रूप लगाना पड़ेगा। उसी तरह से आपने देखा होगा
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी वही स्थिति है, प्रयोग में मतलब प्रायः नहीं होता है, लेकिन उसका भी बनता है, नहीं बनता है वैसे हम नहीं बोल सकते हैं, उसका भी पासिव वॉइस बनता है। उसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग यहाँ नहीं देखें, लेकिन वो भी प्रयोग में प्रायः नहीं होता है, लेकिन उसका पासिव वॉइस भी बनता है। तो जहां पर कंटिन्यूअस टेंस है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, सहायक क्रिया के बाद हमको क्या लगाना पड़ेगा? बीइंग लगाना पड़ेगा। तो आगे हम देखते हैं, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। तो कुछ नियम देख लेते हैं। देखिए, only sentences containing transitive verbs, पासिव वॉइस किसका बनता है? केवल वही वाक्य का पासिव वॉइस बनेगा जो कि ट्रांजिटिव वर्ब है ना। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब मैं अलग से पढ़ा दूंगा मैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब जब आप क्वेश्चन करते हैं व्हाट, तो उसका उत्तर मिलना चाहिए, है ना। जब आप क्वेश्चन करते हैं व्हाट बोलते हैं क्या, तो उसका उत्तर मिलना चाहिए, तो उसी को कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब ही पासिव वॉइस में बदलता है। अगर इनट्रांजिटिव वर्ब है तो पासिव वॉइस उसका नहीं बनेगा। verbs that takes one or more than one objects, for example, उदाहरण के लिए paint, write, eat, clean, etc. ये जो है paint, write, eat, clean, etc. can be changed from active voice to passive voice। तो इसको बदली किया जा सकता है एक्टिव वॉइस से पासिव वॉइस में। A subject that is doer of the action is required to change a sentence from the passive to the active voice। तो उदाहरण देख लेते हैं हम लोग आगे। उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक्टिव वॉइस और इधर इसका पासिव वॉइस बना हुआ है। एगाथा क्रिस्टी रोट द बुक। एगाथा क्रिस्टी जो है वो पुस्तक लिखी। तो यहाँ आपको फिर से मैं बता देना चाहूंगा, वही हमारा स्टेप चालू होगा। पहला स्टेप क्या है? हमको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। तो अगथा क्रिस्टी ये नाम है ना। अगथा क्रिस्टी यहाँ तक ये क्या है? नाम है। तो नाम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट है। फिर रोट ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर द बुक क्या है? सॉरी, यहाँ पर वर्ब होगा। रोट क्या है? वर्ब है यहाँ। और द बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, मैंने कहा था हमारा पहला स्टेप क्या है? हमको खोज करना है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को हमको ढूंढना है वाक्य में। उसके बाद हमको पहचान करना है कि सब्जेक्ट ये जो वाक्य है वो कौन सा टेंस में है। तो आपको वर्ब से ही पता चलेगा। तो यहाँ रोट लिखा हुआ है। रोट मतलब कौन सा टेंस में रोट? क्रिया का दूसरा रूप है रोट। पहला रूप तो राइट होता है, दूसरा रूप जो है रोट होता है। तो ये दूसरा रूप है। तो सिंपल पास्ट टेंस में ये आता है। सिंपल पास्ट टेंस का ये वाक्य हमको पहचान में आ गया। तो कंटिन्यूअस शब्द तो हमारे कान में सुनाई नहीं दिया। ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो सिंपल पास्ट टेंस के बाद जो टेंस आएगा उसका इसमें सहायक क्रिया लगाएंगे हम लोग। तो सिंपल पास्ट टेंस के बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दो सहायक क्रिया होता है, वॉज और वेर, है ना। वॉज और वेर, जो कि यहाँ द बुक है, सिंगुलर है। द बुक क्या है? सिंगुलर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। और इसको हम लोग यहाँ क्या बना दिए? सब्जेक्ट बना दिए। यहाँ सब्जेक्ट बना दिए, जो कि ये क्या है? सिंगुलर है ये, इसीलिए वॉज लगा हुआ है। अगर ये प्लूरल होता, द बुक्स होता, तो यहाँ पर वेर होता। द बुक्स वेर रिटन बाय अगाथा क्रिस्टी होता। लेकिन यहाँ पर बुक क्या है? सिंगुलर है, इसलिए वहां हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दिए? वॉज। वॉज के बाद सहायक, हमेशा पासिव वॉइस में क्या लगाएंगे? क्रिया का तीसरा रूप, है ना। क्रिया का तीसरा रूप। और यहाँ सब्जेक्ट क्या था? अगाथा क्रिस्टी। अगाथा क्रिस्टी सब्जेक्ट था। तो हमको पता नहीं है, अगाथा क्रिस्टी हो सकता है लड़की है, लेकिन हम उसी को बिना उसका बदली किए, सर्वनाम बिना बदली किए, है ना, प्रोनाउन में बदली किए, उसको अगाथा क्रिस्टी लिख दिए। तो हम लोग क्या लिख सकते थे? हर लिख सकते थे। लड़की है तो हर लिख सकते थे, लड़का है तो हिस लिख सकते थे। तो हम लोग इसको जो सब्जेक्ट था उसको यहाँ क्या बना दिए? ऑब्जेक्ट बना दिए। फिर आगे देखो दूसरा, फॉर द सिंपल प्रेजेंट टेंस, फॉर द सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज इज और आर विद द पास्ट पार्टिसिपल। तो उसी को बताया जा रहा है, मैं पहले ही बता दिया इसको। तो जब हमारे पास कोई वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा, तो जब पासिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट के आधार पर
am is are का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के आधार पर am is are का प्रयोग करेंगे और क्रिया का तीसरा रूप लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है, once a week, सप्ताह में एक बार, टॉम क्लीन्स द हाउस, टॉम क्लीन्स द हाउस। तो आपको बहुत मतलब लग रहा होगा, इतना मतलब हाई फाई सेंटेंस है, मतलब थोड़ा कंफ्यूज लग रहा होगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। तो टॉम क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्लीन्स क्या है, क्लीन्स जो है वर्ब है, और द हाउस क्या है, द हाउस जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन हमको शुरू में ढूंढना है। उसके बाद में टेंस की पहचान करना है। तो यहाँ तो सिंपल प्रेजेंट टेंस पहले ही लिख दिए, तो क्या है, क्लीन्स, एस जुड़ा हुआ है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मुख्य क्रिया में क्या जुड़ता है, एस जुड़ता है। थर्ड थर्ड फॉर्म में, फर्स्ट मतलब थर्ड पर्सन में क्रिया सब्जेक्ट के साथ क्रिया में एस जुड़ता है, तो वही जुड़ा हुआ है। तो हमको पहचान में आ गया कि ये जो वाक्य है, सेंटेंस है, वो कौन सा टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, उसका अगला टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सहायक क्रिया लगेगा, am या तो is या तो are लगेगा और क्रिया का तीसरा रूप लगेगा। तो यहाँ पर वंस अ वीक, इसको जैसे के तैसे रहने देते हैं हम लोग, वंस अ वीक है ना, हम लोग ऐसे ही रख दिए, सप्ताह में एक बार। तो यहाँ पर ये जो द हाउस था, ऑब्जेक्ट था, यहाँ क्या बना दिए, इसको सब्जेक्ट बना दिए। द हाउस ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिए। फिर हाउस सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, इसलिए क्या लगेगा, इज लगेगा। द हाउस इज, क्लीन का तीसरा रूप क्या होता है, टू क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड, है ना, तीसरा रूप होता है क्लीन। बाय, किसके द्वारा, घर, सप्ताह में एक बार घर किसके द्वारा साफ किया जाता है, टॉम। तो यहाँ पर टॉम क्या था, सब्जेक्ट था, यहाँ पर क्या बना दिए, उसको ऑब्जेक्ट बना दिए, टॉम को ऑब्जेक्ट बना दिए। ये तो था सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अगला है देखो सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस तीसरा। फॉर द सिंपल पास्ट टेंस यूज, तो सिंपल पास्ट टेंस में अगर वाक्य है, यहाँ पर आपको टेंस को पहचानना पड़ेगा, तो उसके लिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब आपको प्रयोग करना पड़ेगा। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर का प्रयोग किया जाता है, वाज और वेयर का प्रयोग किया जाता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, है ना, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो सिंपल पास्ट टेंस अगर एक्टिव वॉइस में है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हम लोग प्रयोग करते हैं, और हमेशा पासिव वॉइस में क्रिया का तीसरा रूप लगेगा। तो हम उदाहरण से अच्छे से समझ पाएंगे इसको। डैड ड्रॉव अस, डैड ड्रॉव अस होम, डैड ड्रॉव अस होम। तो यहाँ पर ये वाक्य थोड़ा सा पूरा नहीं लग रहा है, डैड ड्रॉव अस फ्रॉम होम हो सकना था, है ना, डैड ड्रॉव अस फ्रॉम होम मतलब पिताजी हम लोग को घर से निकाल दिए। डैड ड्रॉव, ड्रॉव मतलब यहाँ पर भगा देना, है ना, टू ड्राइव, ड्रॉव, ड्रॉव। एक ड्राइव तो होता है क्या, गाड़ी चलाना, लेकिन यहाँ ड्राइव का अर्थ है किसी को भगा देना, निकाल देना घर से। डैड ड्रॉव अस फ्रॉम होम, तो पिताजी हम लोगों को कहाँ से निकाल दिए, घर से बाहर निकाल दिए। तो सब्जेक्ट क्या है, डैड है, ड्रॉव, ड्रॉव क्या है, क्रिया का दूसरा रूप है। तो ड्राइव, ड्रॉव, ड्रीवन होता है। इसको भी आपको याद करना पड़ेगा, क्रिया का तीनों रूप याद करना पड़ेगा, तब तो आप इसको तीसरा रूप में बदल पाएंगे। तो डैड ड्रॉव क्रिया का दूसरा रूप है, कहाँ पर क्रिया का दूसरा रूप लगता है, सिंपल पास्ट टेंस में क्रिया का दूसरा रूप लगता है। अस, ड्रॉव अस होम, तो हम लोगों को ये यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है ना, दो ऑब्जेक्ट है, एक तो अस भी है और एक होम भी है। अस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और होम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट है, उसको भी अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। यहाँ हम देख लेते हैं। अस, पहले तो हम अस को लिखे देखेंगे। अस क्या है, अस जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो इसका ऑब्जेक्ट, अस का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, वी। अस का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, वी। तो हम लोग अस, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, उसको क्या बना दिए यहाँ सब्जेक्ट। फिर ये जो कि ड्रॉप, वी, ड्रॉप क्या है, पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में है, तो हमको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना पड़ेगा, या तो वॉज या तो वेयर, क्योंकि वी क्या है, हम लोग, है ना, हम लोग मतलब प्लूरल है, तो वी के साथ वॉज तो नहीं जाएगा, लेकिन वी के साथ वेयर जरूर लगेगा। वी वेयर क्रिया का तीसरा रूप, ड्रॉप का तीसरा रूप जो होगा वो ड्रीवन, वे वेर ड्रीवन होम बाय डैड। तो हम लोगों के पिताजी के द्वारा हम लोगों को घर खदेड़ दिया गया, है ना, घर से बाहर खदेड़ दिया गया। फिर आगे देखो, he caught the ball,
he caught the ball, उसने बॉल पकड़ ली थी। he caught, catch, पहला रूप क्या होता है कैच, लेकिन ये क्या है दूसरा रूप है। he caught the ball, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो यहाँ सिंपल है। तो द बॉल है ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग यहाँ क्या कर दिए सब्जेक्ट कर दिए, द बॉल। द बॉल क्या है सिंगुलर है, बॉल्स रहने से वेर लगता, बॉल केवल है इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे वॉज। बॉल, द बॉल वॉज कैच का तीनों रूप, टू कैच, कॉट, कॉट, कैच, कॉट, कॉट, यहाँ तीनों रूप, तीसरा रूप लगा दिए कॉट। बाय हिम, ही का यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हो गया हिम, तो ही को सब्जेक्ट था उसको क्या बना दिए यहाँ ऑब्जेक्ट बना दिए हिम। ठीक, तो हम लोग और आगे देखते हैं चौथा नंबर, सिंपल पास्ट टेंस हो गया। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अगला क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और द प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज आर, तो हमको उसमें का जो हेल्पिंग वर्ब है उसको तो प्रयोग करना ही है, तीनों को करना ही है। आपको बोला था आपके कान में कंटिन्यूअस सुनाई देता है तो अगला टेंस का जो नियम लागू होता है कि अगला टेंस का हेल्पिंग वर्ब हम लोग ले रहे थे अभी तक, लेकिन इसमें लागू नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्या आ गया है कंटिन्यूअस टेंस आ गया है, कंटिन्यूअस टेंस आ गया है, इसलिए ये अगला टेंस का नियम यहाँ पर लागू नहीं होगा। तो कौन सा टेंस है ना कंटिन्यूअस टेंस आ गया, इसलिए अगला टेंस का नियम लागू नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग बीइंग लिखेंगे यहाँ, इज आर के बाद बीइंग लिखेंगे, बीइंग के बाद क्रिया का तीसरा रूप पास्ट पार्टिसिपल, क्रिया का तीसरा रूप लिखेंगे। उदाहरण देख लेते हैं, द वेव्स आर वॉशिंग अवे द सैंड कैसल, द वेव्स आर वॉशिंग अवे द सैंड कैसल। तो यहाँ पर देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है ना, सबसे पहले तो हमको सब्जेक्ट ढूंढना है। द वेव्स लहर, द वेव्स, वेव्स का अर्थ होता है लहर, क्या है सब्जेक्ट हो गया। आर वाशिंग क्या हो गया ये वर्ब हो गया, आर वाशिंग, द वेव्स सब्जेक्ट, आर वाशिंग वर्ब, अवे द सैंड कैसल, सैंड कैसल मतलब बालू से जो घर बनाया हुआ था उसको जो लहर है क्या हो जा रहा है उसको धो डाल रहा है, ले जा रहा है, खराब कर दे रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, द सैंड कैसल क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हम इसको आगे देखते हैं इसको कैसे हम लोग बदली करेंगे। तो द सैंड कैसल है ना, द सैंड कैसल ये तो एडवर्ब है, तो द सैंड कैसल यहाँ ऑब्जेक्ट का यहाँ क्या बना दिए उसको सब्जेक्ट बना दिए। द सैंड कैसल इज, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए क्या लगेगा इज के बाद बोला था यहाँ क्या लगेगा बीइंग लगेगा। फिर वाश, वाश का तीनों रूप क्या होता है टू वाश, वाश्ड, वाश्ड, वाश्ड अवे, तो अवे एक साथ जाएगा वाश के साथ। बीइंग वाश्ड अवे बाय द वेव्स, किसके द्वारा लहर के द्वारा जो है जो बालू का घर है वो धोया जा रहा है या तो उसको नष्ट किया जा रहा है। फिर आगे देखते हैं सी इज, सी इज वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, वह क्या पर काम कर रही है कंप्यूटर पर काम कर रही है। तो सी क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, इज वर्किंग, वर्किंग इज वर्किंग क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, तो ये हो गया वर्ब, सब्जेक्ट के बाद में हम लोग वर्ब भी ढूंढ लिए हैं सब्जेक्ट वर्ब। ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया वर्ब हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें हमको फिर से द कंप्यूटर को क्या कर लिया हम लोग ऑब्जेक्ट था पासिव वॉइस में हो गया सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है सिंगुलर है ना सिंगुलर है, इसलिए क्या लगा हुआ है यहाँ इज लगा हुआ है यहाँ इज। फिर ये कंटिन्यूअस टेंस इसलिए क्या लगा दिए हम बीइंग लगा दिए, बीइंग। वर्क का तीनों रूप टू वर्क, वर्कड, वर्कड, तीनों रूप। तो तीसरा रूप क्या लिख दिए वर्क, अपॉन, वर्क अपॉन बाय, वर्क ऑन बाय हर, तो कंप्यूटर में काम उसके द्वारा किया जा रहा है। वर्क ऑन यहाँ पर अपॉन नहीं होगा, वर्क ऑन बाय हर। सी का ऑब्जेक्ट क्या हो गया हर हो गया। फिर आगे देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो हम लोग देख लिए, इसको मैं पहले भी समझा लिया था। तो हम अब आगे देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये भी उसी तरह का है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है वाज वेयर। तो कंटिन्यूअस टेंस अगर आपके कान में सुनाई देता है तो वाज वेयर के बाद क्या लगेगा बीइंग लगेगा, वाज वेयर के बाद बीइंग लगेगा और क्रिया का तीसरा रूप लगेगा। तो यही हम लोग यहाँ देख रहे हैं।
वॉज, वेयर और बीइंग। फिर आगे देखते हैं, इसका उदाहरण देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में देखो, जिम्मी वॉज मेकिंग आवर कॉस्ट्यूम्स। तो जिम्मी जो है हम लोगों का परिधान वो सिल रहा था, पोशाक को बना रहा था। कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम का अर्थ होता है पोशाक, तो जिम्मी जो है हमारा पोशाक बना रहा था। तो यहाँ जिम्मी, जिम्मी क्या है, सब्जेक्ट है। वॉज क्या है, वॉज है वर्ब है। वॉज मेकिंग, वॉज मेकिंग यहाँ तक वर्ब हो गया। आवर कॉस्ट्यूम, आवर कॉस्ट्यूम का अर्थ वो हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो आवर कॉस्ट्यूम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, पासिव वॉइस में हम इसको क्या बना दिए, सब्जेक्ट बना दिए। यहाँ पासिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिए। फिर कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए यहाँ कॉस्ट्यूम्स प्लूरल है, बहुवचन है, तो कॉस्ट्यूम्स के बाद क्या आएगा, वेयर आएगा, वॉज नहीं आएगा, यहाँ वेयर आएगा। कॉस्ट्यूम्स वेयर, बीइंग कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए क्या लिखेंगे, बीइंग। फिर क्रिया का तीसरा रूप, मेक का पहला रूप होता है मेक का मेक, फिर मेड, मेड टू मेक, मेड, मेड, तो यह क्रिया का तीसरा रूप मेड है जिम्मी। तो हमारा जो परिधान है वो किसके द्वारा बनाया जा रहा था, जिम्मी के द्वारा। शी वॉज रीडिंग अ बुक, वह पुस्तक पढ़ रही थी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ शी वॉज रीडिंग अ बुक, वह पुस्तक पढ़ रही थी। तो यहाँ पर भी सी क्या है, सब्जेक्ट है। वॉज रीडिंग, वॉज रीडिंग क्या है, वर्ब है, और ए बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ऑब्जेक्ट अ बुक को यहाँ लिख लिए, अ बुक, यहाँ द बुक लिख लिए है, अ बुक के लिखना था। अ बुक वॉज, वॉज के बाद बीइंग लगेगा, वॉज और वेयर के बाद बीइंग लगा हुआ है, तो यहाँ भी बीइंग लगेगा। फिर क्रिया का तीसरा रूप, तो रीड का तो क्रिया का तीनों रूप एक ही होता है, लेकिन उसको अलग अलग उच्चारण किया जाता है। जैसे टू रीड, रेड, रेड पढ़ा जाता है, लिखा वही जाता है, रीड ही लिखा जाता है। बाय हर, सी का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हर, ऐसे हो गया। छठवां देखते हैं हम लोग, फॉर द फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस के लिए सल और विल विथ बी। तो ये तो सिंपल फ्यूचर टेंस का तो मैं बताया था, उसका अगला टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। सल और विल है, तो सल भी और विल भी का प्रयोग करेंगे, और क्रिया का तीसरा रूप, इसको तो बनाया था, बताया था मैं, उसका अगला टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूअस टेंस नहीं आ रहा है। द choir will sing the next hymn, choir मतलब गाना गाने वाले, गायक मंडली, will sing गाना गाएंगे, the next hymn अगला भजन को, hymn का अर्थ होता है भजन को। तो द choir, choir क्या है, सब्जेक्ट हो गया, will sing verb है, the next hymn, next hymn क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ ऑब्जेक्ट को पासिव वॉइस में क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिए। देखो the next hymn सब्जेक्ट बन गया। फिर will के बाद क्योंकि उसका अगला टेंस ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, अगला टेंस में विल भी लग जाता है, नेक्स्ट हिम विल बी। फिर क्रिया का तीसरा रूप, तो सिंग, sang, sung, यहाँ पर संग बाय द choir। फिर वी विल सेलिब्रेट हर बर्थडे, हम लोग मनाएंगे, उसका जन्मदिन मनाएंगे, वी विल सेलिब्रेट। तो यहाँ जो वी है सब्जेक्ट है, विल सेलिब्रेट वर्ब है, हर बर्थडे उसका जन्मदिन ऑब्जेक्ट है। तो हर बर्थडे को यहाँ सब्जेक्ट बना दिए, हर बर्थडे, क्योंकि जब वाक्य को शुरुआत करते हैं तो उसको हमेशा क्या अक्षर में लिखा जाता है, बड़े अक्षर में लिखा जाता है। तो यहाँ हर छोटा अक्षर था, यहाँ शुरुआत कर रहे हैं इसलिए हर बर्थडे। फिर विल बी, फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है विल बी। सेलिब्रेट, इसका जो तीसरा रूप होता है सेलिब्रेटेड, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस, हम लोगों के द्वारा उसका जन्मदिन मनाया जाएगा, मनाया जाता रहेगा। अगला है साथ, ये सबको हम मैं पढ़ा दिया था, उसी को मैं एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ। फिर फॉर द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो उसका अगला टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब आएगा इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये सबको तो हम लोग देख लिए थे, तो आगे देख लेते हैं कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन, है ना, कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लग रहा है आज बहुत समय हो गया है, तो आप लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं, मैं सोचता हूँ आज हम लोग वीडियो को यहीं अंत करते हैं, तो बाकी हम लोग कल देखेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।